आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। इस दूसरी कड़ी में हम जिस पुस्तक को लेकर बात कर रहे हैं, एनोडिया जूडियट की पुस्तक है ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड, जो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। और इसमें बहुत ही हमारा खुद का हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ हम रुके हुए हैं और वहां से हमें आगे कैसे बढ़ना है। जैसे एक मैप होता है, तो मैप देखकर हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी का एनर्जी मैप है कि हम अपने ही मैप को देखकर अपनी बॉडी की एनर्जी कहाँ फ्रीज हो गई है, कहाँ ब्लॉक हो गई है, कहाँ रुकी हुई है, और जिसकी वजह से हमें जीवन में चुनौतियां आ रही हैं या तकलीफ हो रही है, तो हम उस एनर्जी को वहां से रास्ता देकर रिलीज कर सकते हैं और हम बहुत ही अच्छे से खुद को ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। तो इसी बात को आज हम दूसरे चक्र के बारे में बात करेंगे, स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र। पत्री जी का कहना है, वी आर नॉट बायोलॉजिकल सिस्टम दैट वी सी इन द मिरर, वी आर एन एनर्जी विजडम कॉन्शियसनेस सिस्टम। हम केवल वही नहीं है जो हमें शीशे में दिखाई दे रहा है, हम ऊर्जा, ज्ञान और चेतना की इकाई है। एवरी एक्सपीरियंस नीड्स टू बी एक्सप्रेस। जो भी हम महसूस करते हैं, अनुभव लेते हैं, उसे व्यक्त करना ही है। When people express themselves, they are also listen to their own selves। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को खुद भी सुन रही हूँ, और उससे क्या होता है कि हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मुझे पता चलता है कि यहाँ पर मुझे अपने आप को और सुधारना है, मुझे कहाँ से आगे और अपने आप को कहाँ और विकसित करना है। तो जब हम दूसरों को बताते हैं तो उसके साथ साथ हम खुद विकसित होते हैं। और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट इस बात की सबसे अपेक्षा करता है, मांग करता है कि हर कोई अपने आप को पूरी खुली तरह व्यक्त करे। जो भी वो अनुभव कर रहा है, जो भी महसूस कर रहा है, वो खुले मन से अपने आप को व्यक्त करे। और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट इस बात के लिए मंच देता है सभी को, क्योंकि ये जो हमारा दूसरा चक्र है, ये भावनाओं का चक्र है। और अभी भावनाएं, जब तक हम अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगे, वो एनर्जी फ्लो नहीं होगी। उसको अब आप आगे देखते हैं। कुंडलनी शक्ति, ये कुंडलनी शक्ति क्या है? ऐसा कहा गया है कि हमारा जो बेस चक्र है, मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, उसके अंतिम जो उसका सिरा है, वहां पर एक कुंडलनी, एक सर्प है जो 3 फेर लेकर बैठा हुआ है। 3.5, 3.5, मतलब 3 फेर तो उसके पूरे हैं और आधा है, और उसने अपना सिर जो है वो नीचे की ओर किया हुआ है। तो ये 3.5 फेर का कहा जाता है। यहाँ पर सर्प बैठा हुआ है। ये 3 जो फेर हैं, ये 3 गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और इन तीनों में यात्रा करते 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 आत्मा विकसित होती है और अंत में निर्गुण स्थिति को प्राप्त करती है। जब तक हम अध्यात्म के मार्ग पर नहीं आते, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आती है, ध्यान नहीं आता है, तब तक ये जो सर्प होता है, ये नीचे की ओर मुंह करके सोया रहता है। जैसे कल हमने देखा कि वो पक्षी है, उसने मुंह नीचे किया हुआ है और वो प्यासा ही है। ऐसे ही यहाँ नीचे सर्प है और उस सर्प का मुंह भी नीचे की ओर है, क्योंकि ना तो ऊपर से अमृत आ रहा है ना नीचे तक जा रहा है। तो ये दोनों जो मुंह नीचे करके बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। तो जन्मों जन्मों तक ये जो कुंडली शक्ति है, ये सोई ही रहती है, क्योंकि जो उसे चाहिए वो उसे मिलता नहीं है। लेकिन जब हम साधना करते हैं, ध्यान मार्ग पर आते हैं, ध्यान करते हैं और हमें ये आकाश गंगा का अमृत प्राप्त होता है, तो फिर हम ये जो अमृत है, ये अमृत से हमारे अंदर का जो पूरा सिस्टम है, ये एक्टिवेट होने लग जाता है, एनर्जी सिस्टम। लेकिन उसके एक्टिवेशन में हमें बहुत सारी कष्ट भी सहने पड़ते हैं। ये बार बार हर ध्यान सेशन में पत्री जी भी बता रहे हैं, सभी मास्टर्स बता रहे हैं कि ध्यान की 3 अवस्थाएं हर एक के ध्यान समय में आती हैं। आनापाना सती ध्यान करते हैं, फिर कायानुपसना की स्थिति आती है, बॉडी में बहुत पेन्स होते हैं लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। फिर चित्तानुपसना की स्थिति आती है कि विचारों का एक खवंडर उठता है, उसमें भी ध्यान नहीं देना। फिर विपासना की स्थिति आती है, जहां जब हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, तब हमें ये अंदर के जो अदृश्य हमारे शक्तियां हैं, ये जागृत होती हैं, दिखाई देती हैं।
अगर कायानुपसना में ही हम छोड़ करें कि नहीं नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो इतने जन्मों से हमने जो अपना नाड़ी मंडल अशुद्ध किया है, वो शुद्धिकरण में तो हमें दर्द सहना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और कहीं कोई आपके शरीर में ऐसी तकलीफ हो गई है जिसकी सर्जरी करनी जरूरी है, और डॉक्टर कहे कि आपको सर्जरी करानी है, तो क्या आप कराओगे कि नहीं कराओगे? अपने जीवन को बचाओगे कि अगर जरूरी है तो सर्जरी करो। जब वो सर्जरी की जाती है, बेहोशी की हालत में सर्जरी की जाती है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब आपको होश आता है तो कितने दिन तक आपको दर्द की दवाइयां खानी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते हैं, कितने दिन तक दर्द झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी हो गई, आपको होश आई तो बिल्कुल ठीक ठाक होकर चलना फिरना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। समय लेती है हर एक चीज, दर्द जाते जाते जाता है। तो यहाँ तो ये हमारी एस्ट्रल सर्जरी हो रही है, हम चाहे जाने चाहे ना जाने, हमारी एस्ट्रल सर्जरी हो रही है। अंदर से हमारे जो मास्टर हैं वो हमारी आत्मा की सर्जरी कर रहे हैं। आत्मा के ऊपर जो बोझ पड़ गया है, जो आत्मा जो उसके ऊर्जा के जो रास्ते में रुकावट है, वो रुकावटें हटाने के लिए हमारी एस्ट्रल सर्जरी हो रही है, और उसमें भी हमें दर्द सहना होता है, दर्द होता है। तो इसलिए दर्द की चिंता ना करें, जो आराम मिल रहा है उसकी ओर ध्यान दें। तो ये दो सर्प हैं जो एक दूसरे में लिपटे हुए हैं, और जब ये ऊपर की ओर ट्रेवल करते हैं, ऊपर की ओर उठती है जब ये कुंडलिनी शक्ति, तो अंदर के जो चक्रास हैं उनका भेदन करके पूरा रास्ता बना के रास्ते की सारी अशुद्धियों को उड़ाते हुए हटाते हुए ये ऊपर सहस्त्रार तक पहुंचती है। और सहस्त्रार में एक ऐसा बर्तन कहा जाए अगर समझने के लिए, कि एक अमृत से भरा हुआ पात्र है वहां पर। और जैसे ही ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो उसके प्रेशर से, दबाव से वो पात्र उलट जाता है। अमृत का भरा हुआ पात्र है, वो उलट जाता है, उलट के पूरा अमृत अंदर ही बिखर जाता है। और जब अमृत अंदर बिखर जाता है तो जन्मों जन्मों के सारे कर्मस, जो सारा जन्मों जन्मों का हमने इकट्ठा किया है, वो सब स्वाहा हो जाता है उसमें। ये बहुत ही डीप साइंस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आएगा और मुझे ठीक कर देगा और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो अमृत का भरा हुआ पात्र उलट जाता है जब, और अंदर ही पूरा अमृत फैल जाता है। ऊपर से अमृत आ रहा है, आकाश गंगा का अमृत है, नीचे से जो अमृत उलट गया है पात्र, वो अमृत सारा जो है वो हमारे शरीर में नाड़ी मंडल में बहने लग जाता है। और वो जो पक्षी है तो वो भी नृत्य करता है तब। और इधर से कुंडलिनी शक्ति जो है वो भी नृत्य करती है। लेकिन अगर कुंडलिनी शक्ति जाग जाए और सहस्त्रार तक वो यात्रा करे, और उसके बाद वो आपका सहस्त्रार खुल के आप ब्रह्मांड से एक हो गए, आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, सब कुछ पता चल गया, लेकिन यहाँ पर यात्रा समाप्त नहीं होती है। उस कुंडलिनी शक्ति को वापस नीचे आके अपने स्थान पर बैठना है। बहुत बार ऐसा होता है कि साधक समझता है मेरी तो शक्तियां जाग गई, अब तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो कुंडली शक्ति अपनी यात्रा पूरी ना करे, हम किसी और माध्यम से कुंडली को जगाने का प्रयास करें, किसी दूसरे की मदद लें और सब विधियों को अपनाएं कि जल्दी जाग जाए जल्दी जाग जाए, वो जाग तो जाएगी, अगर अगर जाग जाएगी वो इतनी व्यग्र हो जाएगी, इतनी क्रोपित हो जाएगी कि वो पूरी यात्रा नहीं होगी उसकी, जहां वो रुक जाएगी फिर आपको समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी और उनका कोई समाधान नहीं है। जिन लोगों की ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है, फिर उनको जीवन में वो जो नॉर्मल जीवन जी रहे थे वो भी जीना भूल जाते हैं। तो इसीलिए अंदर के सिस्टम के साथ हम लोगों की बातों में आके छेड़ाखानी ना करें। हम सहज सरल विधि से ध्यान करते रहें, अपने आप कुदरत सारे काम करती रहेगी। तो ये कुंडलनी की यात्रा है। और जब कुंडलनी जागती है, ऊपर की ओर आती है, तो वो जो पक्षी है वो भी अपने पंख फैलाता है, और अंदर ही अंदर एक नृत्य चलता है। आपने चाहे कभी नृत्य किया हो ना किया हो, लेकिन ये अंदर की जब शक्तियां जागती हैं तो एक नृत्य होता है। और जब अंदर नृत्य होता है तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उसकी अब यात्रा जो है वो पूर्ण हो गई है। और इसी को अर्धनारीश्वर तत्व भी कहा जाता है, कि अब आपकी मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज बैलेंस हो गई हैं। ये जोड़ा, इसीलिए सर्प सर्प जो है ये जोड़ा है, ये मेल फीमेल एनर्जी है। अब आपकी दोनों ऊर्जाएं बैलेंस हो गई हैं, और आप अब अर्धनारीश्वर तत्व आपके अंदर जागृत हो गया है। आपका जीवन बिल्कुल संतुलित हो गया है।
चाहे आप स्त्री के रूप में हैं चाहे पुरुष के रूप में आपने ये जन्म लिया है, लेकिन आपके अंदर दोनों ऊर्जाओं का मिलन हो जाता है और आपका पूरा जीवन संतुलित हो जाता है। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये महाशक्ति है, और ये महाशक्ति जब जागती है तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म में जाग जाती है, कई जन्मों की साधना के बाद ये जागती है। और इसके जागने के समय साधक को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो अभी जो पिछले जो मैगजीन रिलीज हुई है जिसमें मालती देवी जी का एक्सपीरियंस बताया गया, जो महाराष्ट्र की संत है, उसे एक बार फिर ध्यान से पढ़ो। जो भी शक्तियां हमारे अंदर की जागृत होती हैं वो ऐसा ही है कि वो एक जैसे ग्रंथि को तोड़कर बाहर आती है। वो शक्ति ग्रंथि का भेदन करके वो ऊपर की ओर जाती है। आज्ञा चक्र तक कुंडली आ जाती है आसानी से, लेकिन आज्ञा चक्र से जो सहस्त्रार की यात्रा है इसमें कई जन्म लग जाते हैं। इसीलिए पत्री सर कहते हैं कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लगे रहो बस, और कोई जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं है। ये यात्रा अपने आप अंदर से पूरी होती रहेगी। इसमें हम ज्यादा दिमाग ना लगाएं कि कहाँ पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम बस आराम से ध्यान करते रहें और आगे बढ़ते जाएं। जो तो अब हम थोड़ा सा पहले इस चक्र के बारे में बात करें। स्वादिष्ठान, ये हमारा दूसरा चक्र है। इसका जो तत्व है वो पानी तत्व है, जल तत्व है। लोकेशन है ये हमारे मूलाधार से थोड़ा ऊपर, हमारे लोअर बैक में, हमारे पेट की तरफ ये स्वादिष्ठान चक्र स्थित है। और 6 महीने से लेकर 2 साल तक इसका जो विकास होता है बचपन से ही हो जाता है। और इसका एलिमेंट जो है, तत्व है, वो पानी है। रंग इसका संतरी रंग है। और इसकी जो पहचान है वो भावनात्मक पहचान है। जैसे कल हमने कहा कि सुरक्षा में, मुझे जीवन में सुरक्षा चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारी ये भावनात्मक पहचान है। अब यहाँ से भावनाएं अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए। और इसका जो डीमन है, तो इसकी ऊर्जा को खत्म करता है, वो है गिल्ट। राइट टू फील, कि मेरा अधिकार है, मैं चीजों को महसूस करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ। बैलेंस्ड, अगर ये बैलेंस होता है तो हम, जब हमारी जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं वो बहुत ही ग्रेसफुल होते हैं। और ये हमारी बॉडी में तरलता लेकर आता है। जैसे पृथ्वी तत्व है तो वो हमारी बॉडी में एक ठोस आधार है, लेकिन अब यहाँ से पानी तत्व आ गया, जल तत्व आ गया, तो जल का काम है बहना। तो ये जो हमारा तत्व है ये हमारा एक तरल तरल पदार्थ है, और ये इसका काम है बहना। और अगर हमारा ये तत्व संतुलित होता है तो हम जीवन में बहुत संतुष्ट रहते हैं। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, खुद की भावनाओं को, इच्छाओं को पूरा करना, प्रिंसिपल इसका यहाँ पर अब द्वैत आ गया। यहाँ से हम पहले सिर्फ अपने तक सीमित थे, यहाँ से अब हम थोड़ा भावनाओं के जाल में आ गए, और यहाँ पर द्वैत आ गया। द्वैत कैसे आ गया? ये एक थॉमस मूरी है जिन्होंने कहा है, जस्ट एज लॉजिक लीड्स द माइंड, डिजायर गाइड्स द सोल। ये इच्छाएं जो हैं ये आत्मा की मार्गदर्शक हैं। इच्छाएं गलत नहीं है। पत्री जी कहते हैं कि मेरे अंदर कोई भी इच्छा, ऐसी गलत इच्छा नहीं है। मेरे अंदर इच्छाएं बहुत है, लेकिन कोई भी नकारात्मक या गलत विचार नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि अध्यात्म में इच्छाओं का दमन करना चाहिए, वो सही नहीं कहते। इच्छाओं का दमन नहीं करना है, मन की नकारात्मक भावनाओं का दमन करना है, इच्छाओं का दमन नहीं करना। क्योंकि इच्छाएं आत्मा का आभूषण है। और यहाँ इमोशंस यानी एनर्जी इन मोशन, पानी की तरह वो एनर्जी बह रही है। तो इच्छाएं जो है ये आत्मा का आभूषण है। और अब हम इस पानी में उतरेंगे, और पानी में अब हम अपने भावनाओं का क्या है, ये पानी है। और हमारे शरीर के अंदर 80% पानी है। और पानी का और हमारे मन का संबंध चांद से भी है। इसीलिए जिस तरह से चांद घटता बढ़ता है, हमारी भावनाएं भी घटती बढ़ती रहती हैं, मूड चेंज होते रहते हैं। हम पानी में कभी डूबते हैं, कभी उबरते हैं, कभी डूबते हैं, भावनाओं के पानी में कभी उबरते हैं। ये हमारा भावना सेंटर है। हम अनुभूतियां महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, हमारे अंदर संवेदनाएं होती हैं। हम दूसरों के साथ अपनी आत्मीयता को, समीपता को महसूस करते हैं।
दूसरों के साथ अपने संबंध को, संपर्क को महसूस करते हैं। और ये जो मन है हमारा, ये एक आइसबर्ग की तरह है जो सिर्फ पानी के ऊपर तैर रहा है, और उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, एक हिस्सा, 9वां हिस्सा पानी के अंदर ही है। तो हमें अगर स्वयं को जानना है तो हमें पानी में गहरा उतरना ही पड़ेगा, अपने मन के भीतर गहरा उतरना ही पड़ेगा, तभी हम स्वयं को जान पाएंगे। इच्छाएं, यहाँ पर अब शरीर और मन दोनों जुड़ गए हैं, दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि अभी द्वैत आ गया है। द्वैत मतलब हर जगह हमें दो चीजें दिखाई देंगी, इनर और आउटर, पेन और प्लेजर, लाइक्स डिसलाइक्स, गुड बैड, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लेजेंट अनप्लेजेंट। तो ये जो द्वैत है, इस द्वैत से हमें फिर अद्वैत में जाना है। और हमने ये जो हमारी आत्मा की इच्छाएं हैं, ये जो आत्मा इच्छाओं के माध्यम से अनुभव करती है, खुद को व्यक्त करती है, और दोनों तरह के अनुभव लेती है, अंदर का भी बाहर का भी, दुख का भी सुख का भी, पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, नकारात्मक सकारात्मक, आनंदित और अप्रसन्न, सारे अनुभव लेते हुए आगे बढ़ती है। और यहाँ शरीर और मन दोनों मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पर जो एंजॉयमेंट, जो आनंद शरीर के स्तर पर और मन के साथ मिलकर जो आनंद हम लेते हैं, और शरीर उस आनंद को महसूस करता है, यहाँ दूसरा जीवन में आ जाता है। जैसे माँ है तो बच्चे के साथ प्यार करती है, पति पत्नी का प्यार है, दोस्तों का प्यार है, हर तरह का प्यार, जहां पर इस प्यार में हम एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। सिर्फ ये स्वादिष्टान जो सैक्रल चक्र है, इसका मतलब खाली गृहस्थ आश्रम से संबंधित नहीं है कि हमें शारीरिक स्तर पर एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है और हम उस जरूरत के लिए इकट्ठे होते हैं, ये इसका अर्थ नहीं है कदापि भी। ये हमारी ज्ञान इंद्रियों की एक जीवंत अवस्था है, ये हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। जैसे अगर हम खुशबू को महसूस करते हैं, वो भी हमें आनंद देता है। अगर हम सूर्य उदय के, सूर्य अस्त के रंग देखते हैं, वो भी हमारी आत्मा को आनंद देता है। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, वो भी हमें आनंद देता है। और शरीर के स्तर पर हम जो अनुभव लेते हैं, जो हमें आनंद मिलता है, हम किसी को हग करते हैं, हम मसाज करते हैं अपनी, या किसी से कराते हैं, और हम जब किसी के समीप जाते हैं, यहाँ से एक गृहस्थ आश्रम शुरू होता है कि हम एक दूसरे के बहुत समीप जाकर हम शरीर के, मन के स्तर पर जो अनुभव लेते हैं, तो उन अनुभवों का आनंद लेने के लिए हम यहाँ धरती पर आते हैं, जो और किसी भी ग्रह पर नहीं है। लेकिन यहाँ कंडीशनिंग की वजह से हम उन चीजों को गलत समझ लेते हैं और हम उन्हें अनुभव करते हुए भी उसका आनंद नहीं लेते हैं। अपने जीवन के हर अनुभव का आनंद लेना, अपने पारिवारिक जीवन का आनंद लेना, अपने गृहस्थी जीवन का आनंद लेना, अपने शरीर की इच्छाओं का दमन नहीं करना, शरीर की इच्छाओं की सीमा में रहकर पूर्ति करना और उसका आनंद लेना। जो परिवार एक साथ मिलकर खेलता है, वो हमेशा एक साथ रहता है। लेकिन अगर परिवार के सभी सदस्यों के मुंह अलग अलग हों, तो वो परिवार कभी भी जुड़कर नहीं रह सकता है। और ये जो हम परिवार के साथ बचपन से माता पिता खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, बच्चों को खिलाने लेके जाते हैं, पार्क में लेके जाते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, अगर फैमिली में ऐसा समय हम बिताते हैं, तो हमारा ये जो चक्र है बहुत विकसित अच्छे से होता है और हम पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन अगर हमारा ये चक्र विकसित नहीं है, तो हमारा पारिवारिक जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, और आत्मा इन भावनाओं के माध्यम से खुद को एक्सप्रेस करती है। ये भावनाएं हमें बताती हैं कि अपनी इस आत्मा की जर्नी पर क्या ऐसा है जो भी हमसे खुद से ही छुपा हुआ है। और जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं, तो हमारी ऊर्जा वहीं पर रुक जाती है और रास्ता बंद कर लेती है, और हमारे अंदर जो एक एनर्जी है, जो जीवंतता है, वो खत्म हो जाती है, ऐसे बुझे बुझे से हर समय रहते हैं। और जब हम आनंद नहीं लेते, शारीरिक स्तर पर किसी की समीपता का आनंद नहीं लेते हैं, हम उससे बचते रहते हैं, उस भावना को, जो प्राकृतिक भावना है, एक जो काम वासना है, जब उसको हम जबरदस्ती दबाते हैं, तो सेकंड चक्र का प्रोग्राम कभी भी इंस्टॉल ही नहीं होता है, और बॉडी बहुत सख्त हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, और एनर्जी रुक जाती है। जैसे अगर पानी है,
तो ये जो पानी, ये जो दूसरा चक्र है, ये कंटेनर, पहला चक्र एक कंटेनर की तरह है और दूसरा पानी की तरह है। जैसा कंटेनर होगा पानी की शेप वैसी ही हो जाएगी। अगर पहला चक्र बहुत स्ट्रांग है तो हमारा जो पानी इसमें डलेगा कंटेनर में वो भी बहुत सुंदर होगा। लेकिन यहाँ हमें इस बात का बहुत ही डर लगता है कि हम किसी से प्यार करेंगे तो कहीं उसने हमें ठुकरा दिया तो हम प्यार को व्यक्त ही नहीं करते हैं। ये जो चक्र है, इसके जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो हमें ये बताती हैं कि अभी भी हमारे शरीर के अंदर के स्तर पर मन में क्या क्या छुपा हुआ है, और वो चीजें हमारी अवेयरनेस में आती हैं। और अगर हमारी इच्छाओं को हमने दमन कर लिया है तो हमारे जीवन से रस ही निकल जाता है, क्योंकि पानी जूस है तो वो रस हमारे जीवन से निकल जाता है। जिस तरह से आप देख रहे हो कंटेनर है, तो जितना सुंदर कंटेनर होगा उतने ही अच्छी उसकी शेप लेगा। और ये बॉडी और माइंड जो दोनों है, दोनों का कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना हमारा जीवन स्वस्थ होगा। और 9 से 18 महीने तक ये हमारा चक्र जो है डेवलप होना शुरू होता है। और पहली बार बच्चा जब 6 महीने बाद उठकर बैठता है तो वो महसूस करता है दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी तक तो वो लेटा हुआ था, उसे सिर्फ इधर उधर का दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब वो बैठा है, जब उसने बैठना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो बाहर की दुनिया को अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने टच के माध्यम से, अपने क्रॉलिंग के माध्यम से, रनिंग, हर चीज को छू छू कर वो देखता है। और उसके अंदर की इंद्रियां जो है वो उसे उस बारे में ज्ञान देती हैं। और इस अवस्था में जब उनका ये चक्र डेवलप हो रहा है, उन्हें टच की, माँ बाप के प्यार की, उनकी क्लोजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और जिस बच्चे को माँ बाप से बचपन में प्यार नहीं मिलता, टच नहीं मिलता, माँ बाप बच्चों का ध्यान नहीं रखते, जैसे आजकल जॉब करते हैं तो नहीं इतना ध्यान रखते, तो वो फिर बच्चों के अंदर हमेशा प्रेम की कमी रहती है। वो दूसरे से संबंध नहीं बना सकते। ऐसा कहा जाता है कि एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जब वो दिल बन रहा है तभी उसको सही से बनने का अवसर दिया जाए तो वो बहुत आसान है। एक कंप्लीट इंसान को बनाना, अगर बचपन में माता पिता मेहनत करें तो एक स्वस्थ कंप्लीट इंसान को बना सकते हैं। लेकिन जब बचपन में उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती, उसका दिल टूट जाता है, उसके अंदर ये सब इमोशनल टर्मोइल होता है, इमोशंस उसके फ्लो नहीं करते हैं और वो जम जाती है एनर्जी अंदर, तो फिर उससे सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। और जिन लड़कियों को बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिलता, तो जब उनकी शादी होती है तो वो अपने पति में पिता को ढूंढती हैं, जो हो नहीं सकता। और जिन लड़कों को अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता बचपन में, तो वो अपनी पत्नी में माँ को ढूंढते हैं, जो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों की अलग अलग अवस्थाएं हैं, दोनों के अलग अलग रोल हैं। तो लेकिन वो, क्योंकि हम अंदर से वो खालीपन महसूस करते रहते हैं, क्योंकि हमारा वो हिस्सा भरा नहीं है, तो हम वो चीज ढूंढते हैं और इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हम दूसरों से प्यार पाने के लिए खुद को कुर्बान करते हैं और एक त्यागी माँ बन जाते हैं, त्यागी एक प्रेमी बन जाते हैं, त्यागी कर्मचारी बन जाते हैं, कि अपने आप को कुर्बान कर देते हैं कि हमें दूसरों से प्यार मिलना चाहिए। और हमेशा हम देते रहते हैं, क्योंकि हमें अंदर से खालीपन महसूस होता है। और हम इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि आप मेरे ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगी, आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगी। और हमेशा माँ बाप बच्चों के साथ ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम हमें ये दो, हमारा कहना मानोगे, हमारी बात मानोगे, तो हम तुम्हें ये लेके देंगे, हम तुम्हें वो लेके देंगे। तो इस तरह से हमारी अनकॉन्शियस बचपन से ही प्रोग्रामिंग होने लगती है, क्योंकि बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो खुला ही है, उसे गलत सही अभी कुछ पता नहीं है। तो जो हम उसे कहते रहते हैं, उसके ये चक्कर जो है उनमें वो प्रोग्राम इंस्टॉल होता रहता है। और हम ये मिसबिहेवियर बचपन से ही सीख लेते हैं, हमारी एनर्जी वहां जमनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला जो मिसबिहेवियर हम सीखते हैं, मांगते रहना, जिसे भीख मांगना कह सकते हैं, कि मम्मी आप मुझे ये दोगे तो मैं आपका कहना मानूंगा, आप मुझे ये दोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुम पेपर देने जा रहे हो, भगवान के सामने माथा टेक के जाना, भगवान से मांग के जाना,
कि तुम्हें पास कर दे। तो बचपन से ही हम बच्चों को पता भी नहीं होता तो हम उन्हें वो मांगना सिखा देते हैं, और वही चीज वो हमारे साथ अप्लाई करते हैं कि आप मुझे ये दे दो तो मैं ये करूंगा, आप मुझे ये दे दो, तो मांगता ही रहता है। जबकि बच्चे को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, उसका अधिकार है लेना। उसे कुछ मांगने की, मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, प्लीज प्लीज कहने की जरूरत नहीं है। माँ बाप को पता है उसे क्या चाहिए। इसी तरह से कुदरत को, दिव्य शक्तियों को पता है हमें क्या चाहिए, लेकिन वो बचपन से ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई कि हम सारी जिंदगी मांगते ही रहते हैं, बार्गेनिंग, कि ऐसा मुझे कर, आप दोगे तो मैं, इतने पैसे दोगे तो मैं ये करूंगा, ऐसा करोगे तो मैं ये आपका काम कर दूंगा, मैं आपकी घर किचन में मदद कर दूंगा, आप मुझे ये लेके दोगे तो मैं रोज आपका ये काम कर दूंगा, मैं आपका रूम ठीक कर दूंगा। तो वो बार्गेनिंग हम बचपन से सीख लेते हैं, और यही बार्गेनिंग हम स्पिरिचुअलिटी में आकर अप्लाई करते हैं कि हे ईश्वर, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने पैसे का भंडारा लगाऊंगा, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो वो बचपन से ही हम वो सीख लेते हैं। थ्रेटनिंग, क्योंकि हमें इमोशंस को रेगुलेट करना आ नहीं रहा, ना हमें खुद आता है ना हम बच्चों को सिखाते, क्योंकि हमें ही नहीं पता। तो फिर हम क्या करते हैं, थ्रेटनिंग करते हैं कि अगर नहीं करोगे तो मैं भी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो वो जो थ्रेटनिंग है वो हम स्पिरिचुअलिटी में भी अप्लाई करते हैं कि अगर हम दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं और हमारी बात पूरी नहीं हुई तो वो पूजा छोड़ के हम किसी और की पूजा करने लगेंगे, उससे वहां बात पूरी नहीं हुई तो किसी और की पूजा करने लगेंगे, विथड्रॉइंग, कि सब कुछ छोड़ देंगे, हम आस्तिकता छोड़ के नास्तिक बन जाएंगे। तो ये हम बचपन से ही हमारे प्रोग्राम ये चलने शुरू हो जाते हैं, और जब हम बड़े होते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे ये जो हमारी जो ये आदतें बन गई हैं वो कहाँ से बन गई हैं। तो ये एक बुक है, द 5 लैंग्वेज, सोल लैंग्वेज। तो ये जो बुक है बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताती है कि बचपन से अगर हमें भरपूर प्यार मिलता है तो बच्चे का व्यक्तित्व बहुत सुंदर होता है। ऐसा कहा जाता है कि 4 हग चाहिए एक बच्चे को जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल मोड में जाने के लिए। हर दिन माँ बाप से 4 बार उसे हग चाहिए, गले लगाना है। और जो उसको थोड़ा बहुत डांटते हैं, जो उसको समझाते हैं, तो उसके अंदर भावनात्मक जो बहुत सारी चीजें चलती हैं उसको रिपेयर करने के लिए 8 हग चाहिए। 8 बार आपको दिन में बच्चे को गले लगाना चाहिए। और उसके विकास के लिए, कि वो विकसित हो, 12 बार एक बच्चे को माँ बाप को गले लगाना चाहिए। और ये माँ बाप की ही बात नहीं है, आपका मित्र है, आपका पति है, पत्नी है, सास बहू, कोई भी रिश्ता लो, तो ये बॉडी लैंग्वेज अगर हम समझें कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको टच करने से अच्छा लगता है या उससे बात करने से अच्छा लगता है, किस तरह की उसकी, या हम खाली एक्सप्रेस करें तो उसको अच्छा लगता है। तो अगर हम वो बात समझकर, वो लैंग्वेज समझकर काम करते हैं तो इमोशनली हम हेल्दी हो जाते हैं और दूसरों को भी हेल्दी होने का मौका देते हैं। यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन चेंज कर रही हूँ ताकि आपको पता चले, जैसे हमने कल किया था, कि हमें कैसे पता चले कि कहाँ पर इस चक्र में हमारे गड़बड़ है। उसके लिए एक टेबल है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप कॉपी पेन अपने पास रखो, और आपको जो लगता है कि हाँ ये चीज मेरे अंदर है, ये गुड है या मेरी स्ट्रेंथ है या मेरी वीकनेस है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्वादिष्टान चक्र इसका जो डीमन है, तो इसकी ऊर्जा को खर्च करता है, अंदर ही अंदर खाता रहता है, वो है गिल्ट, पश्चाताप करते रहना। हमेशा हमें दूसरों की जरूरत महसूस होती है कि वो मुझे प्यार करे तब मुझे खुशियां मिलेंगी। मैं अपने आप को कंप्लीट अपने आप में नहीं समझती हूँ। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, कि हम बहुत ही, हमारी बॉडी की मूवमेंट बहुत स्टिफ हो जाती है। जैसे अभी डांस करते हैं लोग, आप देखते हो कई इतना सुंदर डांस करते हैं, लेकिन कोई डांस कर भी रहा है तो उसकी बॉडी मूवमेंट्स अच्छी नहीं होती हैं, बहुत स्टिफ होती है बॉडी। तो उससे पता चल जाता है कि इनके अंदर में वो आनंद वाली स्थिति नहीं है। इमोशनल एब्यूज, जब हम भावनात्मक स्तर पर हमें अब्यूज किया जाता है, जैसे एक बच्चा है उसको माँ बाप बार बार डांटते हैं, या आपस में जो भी हमारे रिश्ते होते हैं उसमें बार बार हम इमोशनली दूसरों को अब्यूज करते हैं। सेक्सुअल अब्यूज, बचपन में ही लोगों के साथ में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं, सामने आती हैं। तो उसकी वजह से ये चक्र जो है वो बचपन से ही ब्लॉक हो जाता है। जैसे माँ बाप ने बच्चे को दे दिया, किसी को गोद दे दिया, और वो बच्चे को वो प्यार नहीं मिला, लेकिन आत्मा तो प्यार चाहती है। अब दूसरे को जिसको दे रहे हैं वो कैसा व्यवहार करेगा पता नहीं, तो आत्मा के अंदर वो क्रेविंग रह जाती है प्यार पाने की। उससे लगता है मैं नेग्लेक्टेड चाइल्ड हूँ, तो वो उसका ब्लॉक लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलता रहता है।
अगर ये चक्र हमारा स्ट्रेंथ है, मजबूत है, तो हमारी सोशल जो एनवायरनमेंट में हमारी जो रिश्ते नाते होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। हमारी जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो हमारी मित्र हो जाती हैं, हमारी दुश्मन में ही खोए रहते हैं। ऑब्सेसिव अटैचमेंट, हर चीज से बहुत मैं मेरा से जुड़े रहना, हमेशा जुड़े रहना, तो ये ऐसा होने से एक्सेस है, इसका मतलब ये चक्र बहुत ज्यादा हमारा, इसमें एनर्जी ज्यादा फ्लो कर रही है, उसको हमें बैलेंस करना है। तो इशू देख रहे हैं आप सामने, आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरे की जरूरत महसूस होती है, बॉडी मूवमेंट बहुत स्टिफ होती है, और हम दूसरों को इमोशनली अब्यूज करते हैं, और वैसे ही हमें भी लोग अब्यूज करते हैं। हमारी जो अगर स्ट्रेंथ होती है तो हमारे रिश्ते नाते बहुत अच्छे होते हैं, और हमारी भावनाएं हमारी मित्र रहती हैं, हमारी भावनाएं हमारा नुकसान नहीं करती। जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा प्यार में इंसान अंधे हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, गुस्से में भी कुछ समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो ओवरली इमोशनल होने से हम सब कुछ बिगाड़ लेते हैं, हमारे मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं, हम हमेशा अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, या तो हमें बहुत ज्यादा इसी काम वासना आती है, या हम उससे दूर भागते हैं। दोनों तरह से हमारे जो चक्र है ये ब्लॉक हो जाता है, हम अपनी ही भावनाओं के टच में नहीं है, और हम उस सेलिबेसी, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं, हम बॉडी के जो नेचुरल इमोशंस हैं उसको दबाना चाहते हैं, कि उसको दबाकर हम उलट दिशा में जो पानी बहना चाहिए उसे हम ऊंचाई की ओर लेकर जाना चाहते हैं, तो पूरा अंदर का एनर्जी सिस्टम बिगड़ जाता है। और हमारी भावनाएं हम जब व्यक्त नहीं करते तो हमारे अंदर नमनेस आ जाती है, सुन्न हो जाते हैं हम, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, हमारा कुछ भी करने का जुनून खत्म हो जाता है। और अगर हमारा ये चक्र बैलेंस होता है तो हम दूसरों से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और आनंद की अनुभूति हमें बहुत अच्छी होती है, हमें अपनी बाउंड्रीज पता होती है कि मेरी बाउंड्री क्या है, और हम जो चेंज आता है लाइफ में उसे गले से लगाते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, और हम भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन उसमें बह नहीं जाते, डूब नहीं जाते हैं, और हम अपनी भी नर्चरिंग करते हैं, अपने आप का भी पोषण करते हैं भावनाओं के माध्यम से, और दूसरों का भी पोषण करते हैं। और हम जब कुछ हम मूवमेंट करते हैं, हैं, डांस करते हैं, या चलते भी हैं, तो आप देखते हो कई लोगों की चाल में भी कितनी सुंदरता होती है, तो ये ग्रेसफुल मूवमेंट्स आ जाती हैं, और हम अपने जो हमारा ये नेचुरल ये जो हमारी शारीरिक भूख है उसको हम नेचुरल तरीके से एंजॉय करते हैं, बैलेंस तरीके से एंजॉय करते हैं। और अगर हमारा ये चक्र सही नहीं है तो हमारे जो जितने भी यौन से संबंधित हमारे जो गुप्त जो हमारे अंग हैं उनमें हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे पेल्विस में वूम की जितनी समस्याएं होती हैं, यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, यूरिनरी सिस्टम की सारी जो समस्याएं हैं वो इसी चक्र के इम्बैलेंस की वजह से होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गर्भाशय की समस्याएं होती हैं, जो मानसिक धर्म से संबंधित समस्याएं होती हैं, जो मेल में इम्पोर्टेंस की समस्या, फ्रिजिडिटी, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना, डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहना, वो इस चक्र के इम्बैलेंस का कारण है। और नींद ना आना, शरीर और मन के बीच में बहुत अंतराल हो गया है, जो शरीर की भूख को हम दबा रहे हैं और मन को ऊपर कर रहे हैं, और हमारी आत्मा जो है वो दबी हुई है, और हम ना तो खुद ग्रो कर रहे हैं ना दूसरों को ग्रो होने दे रहे हैं। तो हीलिंग के लिए बहुत सारी थेरेपीज हैं, उसके लिए हम बात करेंगे कि मूवमेंट थेरेपी, कि आप डांस करिए, आप नृत्य करिए, आप हिलाइए अपने शरीर को, इमोशनल रिलीज, बहुत सारे ऐसी ईएफटी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जब आप अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हो। इनर चाइल्ड वर्क, अगर बचपन में आपकी परवरिश सही नहीं हुई है और वो आपका ब्लॉक है तो आप उसको भी इनर चाइल्ड के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। बाउंड्री वर्क, अपनी सीमाओं को निर्धारित करना, डेवलप सेंसुअल इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, और सही मायने में सीमित अवस्था में आनंद को एंजॉय करना, अपने शारीरिक जो हमारे आनंद है उसको पूरी तरह से एंजॉय करना, तो हमारी ये जो एनर्जी है ये बैलेंस हो जाती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा ये जो सिस्टम है अंदर का, इसका एनर्जी इम्बैलेंस रहता है, और क्योंकि इसका संबंध
हमारे पेट के अंदर, जो पेट के बीच वाले हिस्से में जितने भी अंग हैं हमारे, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, चाहे वो मेल फीमेल दोनों के, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है और फिर हम जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते और उससे संबंधित सारी बीमारियां धीरे धीरे लगने लग जाती हैं। तो हमें अपना एनालिसिस खुद करना है। जैसे मैं उलट दिशा में जा रही थी, बचपन था, मुझे समझ नहीं थी इन सब चीजों की, तो उस समय मुझे लगता था कि शादी नहीं करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं सच्चाई बात कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती थी, जो एज के एक पड़ाव पे अपने आप हमारे अंदर हार्मोन चेंज की वजह से वो जो नेचुरल चीजें होती है उसको मैं दबा रही थी, और दबाते 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 मेरे पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, और इतनी स्टिफ हो गई कि उससे संबंधित सारी परेशानियां, सारी समस्याएं, क्योंकि वाटर है, अब अगर पानी जमता जाएगा तो आगे ऊर्जा को वो रास्ता नहीं देगा, तो पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो गया। और मुझे अपने पर बहुत काम करना पड़ा क्योंकि मुझे लगता था ये तो गलत है, फिजिकल प्लेजर की बात ही सोचना गलत है। तो उसको दबाते दबाते मैंने पूरा अपना जो स्वादिष्टान चक्र था वो भी बंद कर लिया कि ये तो गलत है, ये पाप है। और जब मुझे ध्यान में आई और धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लगी, तब मैंने इस पे काम करना शुरू किया कि हमारी जो कंडीशनिंग होती है उसकी वजह से हम अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। और हमें ये साइंस कोई भी बचपन से समझाता नहीं है। आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं और बचपन से ही बुक्स में भी ये सब चीजें बताई जाती हैं, लेकिन हेल्दी साइंस कोई नहीं बताता, कोई खोलकर चीजों को नहीं बताता। जैसे अगर मेल है, मेल अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, कितनी हैरानी की बात है, और फीमेल भी अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों आ जाता है बार बार, हर महीने ये सिरदर्दी क्यों है, ये प्रेगनेंसी क्यों है। तो हम अपने वुमेनहुड को रिगार्ड नहीं करते हैं कि आई एम अ को क्रिएटर ऑन दिस अर्थ, लेकिन हम उसको नकारते रहते हैं और सारी समस्याओं को हम न्योता देते हैं। और मुझे भी ये लगता था ये क्या सिरदर्दी है, हर बार ये चीज हो जाती है, कहीं भी घूमने जाना है तो ये साथ में ये मुश्किल हो जाती है। और उसकी वजह से एक अपने आप से एक घिन सी होने लग जाती थी कि क्या एंजॉय भी नहीं कर सकते हम। और जब मैं 2013 में, जब मैं ध्यान में आने के 2 साल बाद बाबा केव्स गई थी, और वहां पर ऐसा ही हो गया मेरे साथ कि घर से चलने के टाइम ही मुझे ये मासिक धर्म शुरू हो गया। और सारे रास्ते में सोचती गई कि अब क्या फायदा जाने का, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, मेरा मूड ही नहीं है, मैं क्यों आई, नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, वही कंडीशनिंग से मैं चल रही थी। लेकिन जब वहां ट्रैकिंग भी हो गई, बाबा केव सो के भी आ गए, ध्यान भी कर लिया, रात को सो गए, तो यही था, मेरे कमर में बहुत दर्द है, बैठ नहीं सकती हूँ मैं, तो मैं लेट के ध्यान करती रही, बाकी सब बैठ के ध्यान करते रहे। उस समय ध्यान में कोई मास्टर आए और उन्होंने मुझे ये पूरा साइंस बताया। और जब उन्होंने मुझे ये साइंस बताया कि तुम क्यों खुद को स्वीकार नहीं कर रहे हो, इतना ग्रेसफुल ये मूवमेंट है, और तुमने फीमेल लाइफ लिया है इस चीज को अनुभव करने के लिए, और उस अनुभव को नकार नकार के उस ऊर्जा को बहने नहीं दे रहे हो। तो मुझे जब उन्होंने ये सारा साइंस बताया और मुझे ये कहा कि आज से, अभी से इसे स्वीकार करो, अपने वुमेनहुड को, फीमेल जो बॉडी तुमने लिया है, इसकी रिस्ट्रिक्शंस को, जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो, यू आर अ को क्रिएटर। और तब मैंने और कहा कि ये आप सबके साथ ये नॉलेज शेयर करो। तो वहां से मेरी सारी समस्याएं सब समाप्त हो गई। और मैंने जगह जगह जब भी कोई क्लासेस होते थे, तो मैं जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट आता था तो मैं जरूर शेयर करती थी, हमने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना है जैसे हम हैं, चाहे हम मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, अपने आप को स्वीकार करें। हम चक्रा ओपनिंग के लिए और प्रोसेसेस करते रहें और सेल्फ लव नहीं है, खुद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी चक्रास ओपन नहीं हो सकते। खुद को स्वीकार करना है। और ब्लॉक जो इस चक्र में ब्लॉक होता है, तो वो सीधी ऊर्जा छठे चक्र में, विशुद्धि चक्र में चली जाती है। विशुद्धि चक्र बहुत ज्यादा खुल जाता है और जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है वो बंद हो जाता है, तो इम्बैलेंस हो जाता है। आपको दिखेगा बहुत कुछ समझ में आएगा, बातें बहुत अच्छी करोगे, लेकिन रियलिटी नहीं है, रियलिटी से बहुत दूर रहोगे। और जब ये चक्र ब्लॉक होता है, क्योंकि पानी अब जम गया है, तो ये चौथा चक्र जो है वो भी दूसरे से संबंधित है। हम प्रेम देते हैं, लेते हैं, ये भी दूसरे से संबंधित है। तो जब ये चक्र ब्लॉक होता है, इसके साथ साथ चौथा चक्र भी ब्लॉक हो जाता है। छठा चक्र बहुत ज्यादा खुल जाता है और चौथा चक्र ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि अगर हम
छोटी छोटी बातों में पश्चाताप ना करें। कुछ गलती हो गई, हम उसके लिए रोते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं। अगर हम उससे सबक सीख के आगे बढ़े तो वही गिल्ट हमारा टीचर बन जाएगा। लेकिन अगर हम रोते रहेंगे उसको बैठ के, तो हम उस जंजीर में जकड़े जाएंगे और सारी ऊर्जा वहीं पर फंस जाएगी और हम आगे जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। और हम एक शेडो सेल्फ क्रिएट कर रहे हैं, और ये शेडो सेल्फ को जिंदा रखने के लिए सारी एनर्जी उस शेडो सेल्फ में, कि मैं किसी के सामने तो अलग तरह से व्यवहार करती हूँ और अकेले में अलग तरह से व्यवहार करती हूँ। किसी के सामने तो मैं बहुत सात्विक अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, लेकिन अकेले में मेरे अंदर पूरा गंदगी चलती है। तो एक शेडो सेल्फ क्रिएट हो गया, एक छाया बन गई, और उस छाया को संभालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो जब हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को बंद हो जाता है, जब हम संसारिक इच्छाओं का दमन करते हैं, जब हम अपने अनुभूतियों का दमन करते हैं, तो हमारा जो शेडो सेल्फ है वो एनर्जी को लॉक कर लेता है। और हमें जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास होता है जो चीजें हमने दबाई हैं, जब उसके बारे में वो बात करता है, तो हमें वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारे शेडो सेल्फ के साथ रेजोनेंट कर रहा है। वो हमें हमारा रिजेक्टेड सेल्फ मिरर दिखा रहा है, तो हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हमें अपने शेडो सेल्फ को स्वीकार करना है, गले से लगाना है, खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। और जितना ज्यादा ये शेडो गहरी होती जाएगी, जितना हम अंदर सब कुछ दबाते चले जाएंगे, हम कहते नहीं मैंने तो गुस्सा, क्या गुस्सा करने से बात बढ़ जाएगी, दबा लिया। प्यार क्या दिखाना है, प्यार करने से अगला बंदा सिर पे चढ़ जाएगा, दबा लिया। जितना हम दबाते जाएंगे, उतना ये जो शेडो है, ये छाया, उतनी जोर जोर से, उतनी तेजी से और बढ़ती जाएगी और सामने आती रहेगी। और हमें लगेगा कि वो व्यक्ति गलत है, जबकि वो हमारी ही छाया है। पहला चक्र जो है हमें स्थिरता देता है, और दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट है कि हमें पानी की तरह बहना है। तो यहाँ पर हम केवल 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और अपने शेडो सेल्फ को एम्ब्रेस करेंगे, प्यार करेंगे कि हमने अपने शरीर और मन की ऊर्जा के संतुलन को ना समझते हुए शारीरिक आनंद को, हर तरह के आनंद को, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो प्रकृति का सौंदर्य हो, उसे नकारा है, उसे उस तरह से, उस दृष्टि से देखा ही नहीं। अगर ये गृहस्थ आश्रम ना हो, हमारे अंदर काम वासना ना हो, तो ये संसार नहीं चल सकता, हम ही पैदा नहीं। तो जो चीज पूर्ण ने बनाई है वो कभी भी अपूर्ण या गंदी नहीं हो सकती, वो पूर्ण ही है। वहीं से सृष्टि की सृजन हुआ है, वहीं से सृष्टि शुरू हुई है। और अपने उस प्राकृतिक भावना को पूरी तरह से स्वीकार करना। अपनी शैडो को, क्या आपके सामने कोई ऐसी छाया आ रही है? जिन जिन चीजों को जीवन में आपने दूर धकेला है, वो छाया का रूप लेकर आपके साथ ही चल रही है, कहीं नहीं गई है। अपनी छाया को ज्ञान के प्रकाश में अपने सामने लेकर आए। ये मेरा ही हिस्सा है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, मैं इसे गले लगाती हूँ। ये छाया मुझे क्या कहना चाहती है? अपनी छाया से संदेश ले। ये छाया क्या बताना चाहती है? और इस छाया को प्रकाश में विलीन होता हुआ देखें। ये छाया अपना संदेश देकर आपकी ऊर्जा को मुक्त करके प्रकाश में विलीन हो रही है। मैं एक अखंडित भाग हूं। मैं अपने सारे अलग अलग खंड, जिनको मैंने छुपा कर रखा है, जो मेरी चेतना से भी छुपे हुए हैं, उन सभी भागों को एक जगह पर एकत्रित करके ज्ञान से प्रकाशित करता हूँ। अपने इस भौतिक जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मैं स्त्री हूँ, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। जैसा भी मुझे कुदरत ने बनाया है, मैं स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मैं अगर पुरुष हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है, दोनों का संगम है। ये कुंडलनी शक्ति, अर्धनारीश्वर तत्व तभी हमारे अंदर जागृत होगा, तभी आएगा जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे।
अपनी इच्छाओं को स्वीकार करेंगे, अपने शरीर की प्राकृतिक संवेदनाओं को स्वीकार करेंगे, तभी हम इस छाया से मुक्त हो जाएंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें और ध्यान से बाहर आ जाए। और ये जो प्रैक्टिकल आपने किया है अभी या पहले भी जो किया है, आप कभी भी कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ध्यान में बैठें और देखें कि क्या मेरी छाया बन रही है, अभी भी किस बात की छाया बन रही है। और उस छाया को जब आप प्रकाश में लेकर आएंगे, छाया विलीन हो जाएगी। लेकिन जब तक वो छाया रहेगी, वो हमारी एनर्जी को सक करती रहेगी, एनर्जी को अंदर ही अंदर खत्म करती रहेगी। तो अपनी छाया को स्वीकार करें। और मैंने भी ये देखा कि जब मैं लॉकडाउन में घर पे थी और जब मैं ध्यान कर रही थी, तो ये छाया मेरे सामने आई और उसने आकर मुझे सारे मैसेजेस दिए। और उस छाया ने मुझसे कहा कि मैं मुक्त होना चाहती हूँ, तुम मुझे मुक्त नहीं कर रही हो, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो, तुम आज मेरी सारी बातें सुनो। और मैं अपना सारा मैसेज देकर, संदेश देकर, मैं भी मुक्त होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ साथ छाया बनकर नहीं चलना चाहती, मैं भी प्रकाशित होना चाहती हूँ। तो जो जो मुझे उस छाया ने मैसेज दिए, मुझे 3 दिन लगे उस छाया को मुक्त करने के लिए। तो धीरे धीरे वो छाया विलीन हो गई। तो हम अगर अपने आप से खुद से काम करें, मुझे किसी ने तब ये बातें बताई नहीं थी और मैंने बुक भी पढ़ी थी, तो बहुत साल हो गए थे, मैं भूल भी चुकी थी। लेकिन जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ और तब मुझे आज याद आया कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो आप ध्यान करते रहिए, अपने आप ध्यान आपको मार्ग दिखाता रहेगा, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इमोशनल आइडेंटिटी है हमारी ये। और ये ऐसा चक्र है, अभी पहला चक्र भी डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ दूसरा भी डेवलप हो रहा है। तो ये लर्निंग स्टेज है। जैसे एक पक्षी बच्चे देता है और अंडों को सेता है, वो फिर उसे अपने प्यार की गर्मी से, उसे अपने शरीर की गर्मी से उन अंडों को सेता है। तो ये बच्चों के लिए वही स्टेज है, हैचिंग स्टेज है। और माता पिता अपने प्रेम से उस बच्चे को सींचते हैं, उसकी इमोशनल पहचान बनाते हैं, उसे प्यार देते हैं। तो उसकी इमोशंस जो होती हैं, वो इमोशंस को समझने लगता है, रेगुलेट करने लगता है। और अगर हम उन्हें कहें कि, जैसे मीता मैम अभी बात कर रही थी कि रोना नहीं है, चुप कर जाओ, क्यों रो रहे हो, तो हम जब उन्हें इमोशंस को दबाने के लिए कहते हैं, तो वो एनर्जी वहीं पर जम जाती है और बीमारियां आगे जाकर बनती हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अच्छी भावनाओं को, अच्छे इमोशंस को तो चूज करें और हम बाकी जो पेनफुल इमोशंस हैं उन्हें हम नम करते जाएं, दबाते जाएं। तो ऐसा हो नहीं सकता। इक्वली दोनों इमोशंस को हमें महसूस करना है। और पत्री जी कहते हैं कि ये जो इमोशंस हैं, ये सोल का, लेकिन धीरे धीरे उसकी जब हम देखते हैं तो भाषा हमारी बदल जाती है। तब हम कहते हैं मैं गुस्सा हूँ। गुस्सा आ रहा है मतलब मैं अलग हूँ, गुस्सा अलग है, आया है तो चला जाए। जैसे हम कहते हैं विचार आ रहे हैं, मैं विचार नहीं हूँ, विचार आ रहे हैं। मैं गुस्सा नहीं हूँ, गुस्सा आ रहा है। मैं प्यार नहीं हूँ, प्यार आया है। नफरत आई है, जो आया है वो समझ से चला भी जाएगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैं गुस्सा हूँ, मैं तुमसे गुस्सा हूं, तो अब गुस्सा मेरी पहचान बन गया। अब मैं और गुस्सा एक हो गए, मैं और गुस्सा अलग नहीं है। तो अब उसको हटाना बहुत कठिन है, क्योंकि अब मैंने उसको अपनी पहचान बना लिया और हमें इसी में ही खुशी मिलती है। चाहे नेगेटिव इमोशन ही है, लोग कहते हैं ना ये तो बड़े गुस्से वाले, इनसे बात मत करना, तो हमें वो भी बात खुशी देती है, जबकि हमें उस पर काम करना है। वो हमारी पहचान नहीं है। वो गुस्से को हम रोक रहे हैं, उस एनर्जी को रोक रहे हैं, फ्लो नहीं होने दे रहे। तो उससे क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि हम उस एनर्जी को फ्लो नहीं होने दे रहे। तो हमें अपनी बच्चों को बचपन से ये भावनात्मक पहचान सिखानी है कि बच्चे गुस्सा आया तो कैसा लग रहा है। और आप देखते हो जब छोटे बच्चे गुस्सा होते हैं तो वो पैर पटकते हैं, तो एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम उन्हें ये सब करना बंद कर देते हैं। और ज्यादा, बहुत ज्यादा इमोशन होने से, कि या तो हम उसी समय हर समय काम वासना के बारे में सोचते रहे, या हम ब्रह्मचर्य में हमेशा सोचते रहे कि ऐसा थॉट भी नहीं आना चाहिए। तो दोनों चीजें गलत हैं हमें। और जितने एडिक्शंस होते हैं जिन लोगों को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये सारे इसी बात का परिणाम है कि हम किसी पर निर्भर रहना चाहते हैं। हम इमोशनली हेल्दी नहीं है। चाहे तो हमें मादक पदार्थ चाहिए, चाहे हमें कोई व्यक्ति चाहिए, कुछ ना कुछ हमें चाहिए निर्भर रहने के लिए। तो इस चीज का मतलब ये है कि हमारे अंदर इमोशनली हेल्थ नहीं है।
जहाँ जो लोग ज्यादा पीने के उसमें रहते हैं, मदिरा पान करते हैं, वो एक्सेस ड्रिंकिंग जो है वो सैक्रल चक्र की रुकावट है, और ज्यादा खाना जो है वो पहले चक्र की रुकावट है। और ये जो हमारे इस चक्र की ऊर्जा जम जाती है तो हमें अपने आप की हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और हमारी एनर्जी वहां नीज में, पेल्विस में, बॉडी में, इमोशंस नम हो जाते हैं। जहां हमें खुलना चाहिए वहां हम खुद को बंद कर लेते हैं, और जब हम खुद को बंद कर लेते हैं तो हमारे रिश्ते नाते भी बिगड़ जाते हैं। हीलिंग, इस चक्र को हीलिंग करने के लिए आप खुद ही अपने ऊपर काम कर सकते हो। बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज आजकल योगा में लोग करते हैं, ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज, अगर आपको लगता है आपका चक्र ब्लॉक है तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज जरूर करिए। मूविंग हिप्स एंड थाइज, आप अपना कमरा बंद कीजिए, कोई सॉन्ग लगाइए, और जैसे भी आपको आता है अपने शरीर को हिलाना शुरू करें। रिक्लेमिंग राइट टू फील, मेरा हक है महसूस करना, मैं जो महसूस कर रही हूँ, जैसा भी महसूस कर रही हूँ, मेरा हक है महसूस करना। अगर भावनाएं नहीं है तो मनुष्य जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर तो हम एक पेड़ हो गए, हम एक पत्थर हो गए। तो भावनाओं से मनुष्य जीवन की सुंदरता है। और अगर आपको गुस्सा आया है और आपको पता है गुस्सा व्यक्त करने से रिश्ते बिगड़ जाएंगे, तो उसे अंदर भी नहीं दबाना है। लुइस एल हे ने बहुत सुंदर टेक्निक्स दी हैं कि आप कमरा बंद करके अपने पिलो को मारो, वो गुस्सा रिलीज कर दो। आप गाड़ी बंद करके उसमें जोर से चिल्लाओ, आप अपने घर की सफाई करो, कोई कोना पकड़ लो उसको, ताकि वो जो एनर्जी आपके अंदर रिलीज हुई है वो सही जगह, प्रोडक्टिव जगह लग जाए, और आपकी वो एनर्जी फ्री हो जाए। और डर है आपको, डर पहले चक्र में भी है, दूसरे में भी है। हम किसी के करीब नहीं जाते, हमें डर लगता है कि रिजेक्शन हो जाएगा या ये हमारा फायदा उठाएगा। तो हमें उस डर को अवेयरनेस में बदलना है, और क्रिएटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। संगीत सीखो, म्यूजिक सीखो, बागवानी सीखो, चित्रकला सीखो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जो जो आपने अपने शौक दबाए हैं उनको सीखो, दबाना नहीं है, एक्सप्रेस करना है। और दब जाते हैं तो एक ठहरा हुआ पानी कितना बदबू मारता है, गंदा हो जाता है, तो ये तो एलिमेंट इसका वाटर है। तो अगर हम हर चीज दबाते रहेंगे तो ये पानी बदबू मारने लग जाएगा। और हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, और दूसरों को भी मौका देना है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, ताकि एनर्जी सही तरह से बॉडी में फ्लो करे, और हम बॉडी के जो हमारे सेंसेशंस हैं, संवेदनाएं हैं, और जो आनंद है उसको अच्छे से एंजॉय करें। इसका एफर्मेशन आप कर सकते हैं, कोई भी एक पेपर लेकर उसको किसी भी कलर से अच्छे से बना के उस पर अपनी एफर्मेशन लिखकर लगा सकते हैं। लव, एंजॉय एंड सेलिब्रेट, ये तीसरे चक्र, ये सेकंड चक्र का काम है। ये तीन चीजें, प्रेम करना, दूसरे को स्थान देना अपने अंदर, एंजॉय करना, उस रिश्ते को एंजॉय करना, और लाइफ को सेलिब्रेट करना। आई डिजर्व प्लेजर इन माई लाइफ, आई एम्ब्रेस एंड सेलिब्रेट माई सेक्सुअलिटी, माई सेक्सुअलिटी इज सेक्रेड, आई मूव इजिली एंड एफर्टलेसली, मैं ठहरी हुई नहीं हूँ, मैं चल रही हूँ। आप देखोगे मैंने पीछे अभी लिखा हुआ है, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, लाइफ इज अ प्लेजर, आई ऑनर माई फीलिंग्स, जैसी भी फीलिंग मेरे अंदर आ रही है मैं उनका ऑनर करता हूँ। ये एक बहुत सुंदर कोट है। एंड आई सेड टू माई बॉडी सॉफ्टली, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, इट टुक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड रिप्लाइड, आई हैव बीन वेटिंग माई होल लाइफ फॉर दिस। जब मैंने अपने शरीर को कहा कि मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, दोस्ती करना चाहती हूँ, तो मेरे शरीर ने एक गहरी सांस लेकर मुझे जवाब दिया कि ये सुनने के लिए मैं पूरा जीवन इंतजार कर रहा था। तो हमें अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से भागना नहीं है, हर स्थिति में जागना है। आपका ग्रस्त जीवन है, उसे एंजॉय कीजिए, अपने आप को दो टुकड़ों में मत बांटिए कि ये मजबूरी है मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसमें कोई आनंद नहीं है। तो हम अपने आप को खंडित कर रहे हैं, हमें अपने आप को खंडित करके हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, हमारी ऊर्जा खंडित हो जाएगी। हमें अपने आप को अखंडित रखना है। लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय कीजिए, किसी भी मोमेंट को लेकर शर्मसार ना होइए, पश्चाताप ना कीजिए, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। तो आप देखोगे आपकी लाइफ, ये जो वाटर फ्लो करेगा तो ये कितनी सुंदर मूवमेंट देगा। और आज तक मैं इस चीज पर काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सप्रेशन किया कि ये तो भौतिक जीवन के आनंद तो लेने ही नहीं चाहिए, जैसे भी कपड़े पहन लिए पहन लिया। तो मुझे अगर कोई आज से 25 साल पहले, आप सोच सकते हो, मुझे अगर गली में भी कोई देखता था ना जब मैं जाती थी, तो कहते थे ये तो माता जी लगती है, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि चलो माता जी तो बोल रहे हैं।
लेकिन वो सप्रेशन था जो रिफ्लेक्ट कर रहा था। मैं नेचुरल इमोशंस को, नेचुरल फीलिंग्स को दबा के उम्र से पहले बड़ी होने जा रही थी, उम्र से पहले मैच्योर हो रही थी, और वो मेरे बॉडी पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं ध्यान में आई, ये सब चीजें समझी, अपने आप पर हंसी आई कि कितना अपना नुकसान किया है, क्या क्या सीख लिया, क्या क्या कर लिया, और सही ज्ञान तो मिला नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब ये अनुभव करना शुरू किया, उस फ्रोजन एनर्जी को रिलीज करना शुरू किया हर चक्र से, क्योंकि ऊपर के चक्र तो बहुत खुल गए थे, लेकिन नीचे नमनेस हो गई बॉडी में। तो नीचे उस चीज को एंजॉय करना, उस ऊर्जा को नीचे उतारना शुरू किया, ये सारे प्रैक्टिसेस करने शुरू किए। तो धीरे धीरे सब कुछ बहुत सुंदर होता गया, अपने आप से प्रेम होने लग गए, अपने आप की हर चीज अच्छी लगने लग गई। ये तो मुझे पहले लगता था तैयार होने की क्या जरूरत है, शीशा देखने की क्या जरूरत है, जैसा है वैसा ठीक है। वो सारे शौक जो होते हैं एक टीन एज में, वो सारे टीन एज से बाहर आते आते मैंने सारे शौक दबा दिए, किसकी जरूरत नहीं है, सादगी से जीवन जीना चाहिए। लेकिन जब ध्यान में आई तो पता चला हर चीज को अनुभव करते हुए उसमें डूबना नहीं है, ऊपर से कुछ थोपना नहीं है। जब हम थोप रहे हैं, डिप्रेशन कर रहे हैं, सप्रेशन कर रहे हैं, वो हम छाया बना रहे हैं, और ये छाया आकर एक दिन सामने खड़ी हो जाएगी। तो छाया नहीं बनानी है, अखंडित रहना है, खंडित नहीं होना है। और अगर आपके पास इस समय कॉपी पेन है, थोड़ा पानी पी लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आती जाती सांसों को महसूस कीजिए, और जो भी आपके मन में इस समय भाव आ रहा है, जैसा भी भाव आ रहा है, उसे महसूस कीजिए, अपने भीतर झांकिए। केवल 1 मिनट के लिए सांसों के साथ हम अपने भीतर झांकेंगे, कहाँ कहाँ हमारी ऊर्जा ठहरी हुई है, उसे वहां से रिलीज करेंगे। आई लव माई सेल्फ, आई एम्ब्रेस माई सेल्फ, आई लव माई वुमेनहुड, आई लव माई मैनहुड, आई रिस्पेक्ट my body and its natural pleasures. I honor my feelings. I embrace and celebrate my sexuality. मनुष्य जीवन धारण करके हम 3 तरह के अनुभव लेने धरती पर आते हैं। शारीरिक अनुभव, भावनाओं के अनुभव, और भोजन का अनुभव, जो सृष्टि में और किसी ग्रह पर नहीं है। और यहाँ आकर हम इनसे भागते रहते हैं। बेस्वाद खाना खाया, नहीं नहीं, खाने का क्या है, उबला हुआ खाएंगे हम, खाने में आनंद नहीं लेना, भावनाओं में डूब जाना, या बिल्कुल ही अपने आप को भावनाओं से परे कर लेना, और अपने गृहस्थ आश्रम को घृणित दृष्टि से देखना, स्वीकार नहीं करना। और जब ऊपर जाते हैं फिर सोचते हैं क्या करने गए थे, क्या करके आ गए, और फिर जन्म लेते हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करें। अपने शैडो सेल्फ को, छाया को प्रकाश में लेकर आए, उसे प्रकाश में विलीन करें, अपने सारे खंडित भाग अखंड करें। लास्ट 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें खोलें, अपनी कॉपी नोटपैड अपने हाथ में लें, और पेन या पेंसिल जो भी आपके पास है उसे अपने हाथ में लें, और जो भी आपके मन में भाव आ रहा है उसे कागज पर उतारें। जैसे भी आपका हाथ चले, उस भाव को कागज पर उतारें, उस ऊर्जा को मुक्त करें जो आपने अभी तक अपने अंदर बांध कर रखी है। आज इस समय इस सामूहिक ऊर्जा के साथ उस ऊर्जा को अपने भीतर से आजाद कर दें,
स्वयं भी आजाद हो जाए और उस भाव को, उस भावना को कागज पर उतार दें। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। I love my body. I love my mind. I love my soul. I love my life. I celebrate my life. My life is a celebration. Moment and moment, moment on moment celebration. इसी के लिए आए हैं, सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, प्रेम देने के लिए, प्रेम लेने के लिए, निशर्त प्रेम, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देते जाएं तो आपको प्रकृति वापस लौटाती जाएगी। लास्ट 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने आप को दोनों हाथों से स्वयं ही एक हग करें, प्यार करें, अपने पूरे शरीर को सहलाएं, पूरे शरीर से प्यार करें, पूरे शरीर को सहलाएं। आई एक्सेप्ट एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। आई लव एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। आई ऑनर एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और इसी प्रेम की ऊर्जा में शरीर के कण कण से अनुग्रहिता से प्यार करें और इसी ऊर्जा में रहने का प्रयास करें। हर दिन ये छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में उतार कर अपने आप से प्रेम करें, अपने परिवार से प्रेम करें, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करें और भावनाओं को सुंदर तरीके से अनुभव करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।